हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 21 और 20 अगस्त 2023 के करंट अफेयर के साथ। इस वीडियो में दोनों दिन के करंट अफेयर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन आता है, उसी ऑप्शन के अंदर आपको जाना है तो डेली की पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि 2022 से 23 का जो सत्र था होम क्रिकेट मैचेस का, उसके लिए टाइटल स्पॉन्सर किसको रखा गया था। तो ये कंपनी है मास्टर कार्ड। ये एक फिनेंस कंपनी है जो कि अमेरिका बेस्ड कंपनी है। इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और मास्टर कार्ड के सीईओ हैं इस टाइम पे मिशेल मीबाक। क्या नाम है? मिशेल मीबाक। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत में एक ग्लोबल इनिशिएटिव डिजिटल हेल्थ के ऊपर लॉन्च किया गया और इसको मैनेज किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और साथ में थे डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम है टेड्रोस एडनैन। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था टेड्रोस एडनैन जो है, इनका कार्यकाल 2027 तक का है। अभी 2022 में पिछले साल इनको एक बार फिर से डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। अब ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि डिजिटल हेल्थ से रिलेटेड जितना कुछ भी है उसे प्रमोट करना। जैसे कि डिजिटल हेल्थ में चाहे मेडिकल इक्विपमेंट की हम बात करें, चाहे हम वेबसाइट्स की बात करें, पोर्टल्स की बात करें, या फिर किसी भी हेल्थ सर्विस की बात करें जो कि डिजिटली अवेल करी जा रही है, तो उसको प्रमोट करना है। G20 के अंतर्गत जितने भी नेशंस हैं उन सभी ने यहाँ पर इसे अटेंड किया है। और डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है जनेवा। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनैन है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी भारत सरकार के द्वारा कितनी धनराशि आवंटित करी गई है पूरे भारत भर में 169 सिटीज के अंदर ई बसेस इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए? देखिए, भारत सरकार पूरे भारत भर में चाहती है जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन बसेस चल रही हैं ये सारी अब इलेक्ट्रॉनिकली चले। मतलब पेट्रोल या डीजल से ना चले। पेट्रोल से तो पहले भी नहीं चल रही थी, डीजल से चल रही है बसें, ठीक है। तो इन सबको हमें धीमे धीमे रिमूव करना है और ई बसेस को मार्केट में लेकर आना है, जिससे कि हम लोग ग्रीन मोबिलिटी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। तो पूरे भारत में 169 शहरों में यह पहल करी जाएगी। इसके लिए 57,613 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करी गई है। और 2011 की जनगणना के आधार पर ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है, फिर चाहे वो कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का हो, पर्टिकुलर शहर हो, चाहे वो जेएनके का हो या फिर कोई भी यूटी हो, ठीक है, हर जगह पर इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलाने की पहल करी जाएगी। ये कौन है जिनके द्वारा अभी मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल नाम का अभियान शुरू किया गया है? अंग्रेजी में बोले तो माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल कैंपेन किसने शुरू किया है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका आयोजन किया गया और इसको कोलकाता से लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है, कलकत्ता के अंदर कई सारे नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे जो कि लोगों को मदद करेंगे उनके नशे को छुड़वाने में। ये कौन सी जगह है जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड बनाया जाएगा? तो देखिए, इस टाइम पर अगर बात करी जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास या रोड आप उसे बोल लो, उसको बोलते हैं उमलिंगला पास। क्या बोलते हैं? उमलिंगला। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है आज की डेट में। उमलिंगला पास हाईएस्ट मोटरेबल पास है, ठीक है। और ये कितनी हाइट पर है? समुद्र तल से 19,024 फीट की हाइट पर है ये। और इसको साल 2021 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाकर तैयार किया था। अब देखिए, बीआरओ ही इसको भी बनाने जा रही है। और कहां पर बना रही है? ईस्टर्न लद्दाख में बनाने जा रही है, जो कि उमलिंगला पास से भी ऊंचा होगा। ये जो नया मोटरेबल रोड बनने जा रहा है, इसकी हाइट होगी 19,400 फीट। मतलब आप ये समझ लो, अभी तक जो उमलिंगला है ये करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर है, ये इससे 400 फीट और ऊपर ऊंचाई पर होगा। इसकी खास बात यह है कि लद्दाख वाला वो रीजन जो कि पूर्वी है, जाहिर सी बात है चाइना से जो लगता है। तो ये जो चाइना वाला बॉर्डर है ना, भारत चाइना बॉर्डर, इस बॉर्डर से केवल 3 किलोमीटर दूरी पर अंदर की तरफ ये पास बनाया जाएगा। बीआरओ की स्थापना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। बाकी अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में इस टाइम पे गवर्नर है बी डी मिश्रा। कौन है? बी डी मिश्रा।
लद्दाख के कई बार आपसे फोक डांस पूछ दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक यहाँ पर चलता है छम नाच, एक है यहाँ का लामास, ठीक है, और स्पाओ नाच यहाँ पर एक चलता है, एक इस पर यहाँ पर चलता है, इसको बोलते हैं बाचा नगमा। क्या बोलते हैं? बाचा नगमा। ये सारे फोक डांस हैं लद्दाख के। भारत सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ की धनराशि आरएलआई योजनाओं के लिए आवंटित करी गई हैं। ये आरएलआई योजनाएं फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए हैं। यहाँ पर आरएलआई का मतलब क्या है? देखिए, आरएलआई को बोलते हैं रिसर्च लिंक्ड इनिशिएटिव। क्या बोलते हैं? रिसर्च लिंक्ड इनिशिएटिव। तो अब आप समझ ही गए होंगे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मतलब मेडिसिनल सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 5,000 करोड़ की धनराशि केंद्र सरकार ने आवंटित करी है। और ये अगले 5 सालों के लिए धनराशि है, मतलब 2028 तक इस धनराशि का यूज किया जाएगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत, भारत में ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन बनाने के लिए। ओके। इस टाइम पर अगर पूरे दुनिया में हम बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में मेडिसिन सेक्टर में जो भारत का योगदान है, ये 3.4% है। भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक हमारा पूरे दुनिया भर में मेडिसिन में योगदान 3.4 से बढ़कर 5% हो जाए। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा आईडीएफ एनबीएफसीज के लिए एक रिवाइज्ड गाइडलाइन अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये नई गाइडलाइन क्या है? इस नई गाइडलाइन के तहत ये कहा गया है कि जो भी एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है, और यहाँ पर आईडीएफ का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। तो इस तरीके की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनके लिए अभी तक गाइडलाइन हुआ करती थी कि पहले उन्हें और ज्यादा कैपिटल रखनी होती थी अपने पास, लेकिन अब कम से कम उन्हें 300 करोड़ की कैपिटल रखनी होगी। कितनी? 300 सीआर की। तब उन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का तबका मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी, 34 के एक्ट के तहत। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, और गवर्नर है शक्तिकांत दास। इस साल शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का टाइटल भी दिया गया है। अभी क्या हुआ, कन्याकुमारी में एक तरीके का केला उगाया जाता है, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो इस केले के लिए जीआई टैग कन्याकुमारी को दिया गया है। यह केले की कौन सी प्रजाति है? इसको बोलते हैं मैटी केला। क्या बोलते हैं? मैटी केला। और मैटी एक डिस्ट्रिक्ट है कन्याकुमारी का, वहीं पर यह केला उगाया जाता है, जिसके लिए मैटी केले के नाम पर ही इनको जीआई टैग दिया गया है। इस केले की खास बात यह है कि इसकी सुगंध बहुत अलग होती है, लगभग शहद की तरह, और इसका टेस्ट भी शहद की तरह होता है। दूसरी एक और बात, इस केले का साइज क्योंकि बहुत छोटा होता है, इस वजह से इसको बेबी बनाना भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बेबी बनाना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बेबी बनाना है, ये मेनली कक्कुलम और विलानवन कोड, इन सारी जगहों पर ही उगाया जाता है कन्याकुमारी के अंदर। ये कौन सा बैंक है जिसने कतर एयरवेज के साथ अपना एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि मल्टी ब्रांडेड है? मल्टी ब्रांडेड का मतलब कई सारी कंपनियों के साथ मिलकर इन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये है इंडसइंड बैंक। और ये बैंक पुराना तो है ही है, बहुत पुराना नहीं बट पुराना है। 1994 में इस बैंक की स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, और इसके फाउंडर हैं एसपी हिंदुजा, हिंदुजा ग्रुप के मालिक। और इसके इस टाइम पे सीईओ हैं सुमंत खतपालिया। कौन है? सुमंत खतपालिया। अभी कुछ टाइम पहले ही ये अपॉइंट किए गए हैं। अगर आप बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ध्यान रखना सुमंत खतपालिया का नाम। बाकी ये जो नया क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है, अगर आप हवाई यात्राएं करते हो तो आपको इसका फायदा मिलेगा। ब्रिटिश एयरवेज भी इसका पार्टनर है, तो अगर आप ब्रिटिश एयरवेज में करते हो या कतर एयरवेज में अपनी ट्रैवल करते हो, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा रिडीम्ड पॉइंट मिलेंगे, जिससे आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। अभी क्रिसिल के द्वारा 2024 के लिए भारत का जीडीपी कितना फोरकास्ट किया है? क्रिसिल ने 6% का फोरकास्ट किया है। 2024 में भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो 6% तक रहने की उम्मीद है इनके आधार पर। और इससे पहले अगर बात करें, मतलब पिछले साल की, तो ये तो बात हो रही 2024 की। 2022 से 23 की सत्र की बात करें, तो इसके लिए 7.2% का प्रेडिक्शन था इनका। इसके अलावा 2024 में और भी कई फोरकास्ट दिए गए हैं। स्पेशली आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का तो ध्यान रखना ही है। आरबीआई ने कहा है 6.5% रहने की उम्मीद है। और अगर बात करें तो एडीबी का भी आप ध्यान रखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इन्होंने 2025 का भी इवन प्रिडिक्ट कर दिया है 6.4% 2024 के लिए।
और 6.7% इन्होंने 2025 के लिए। वर्ल्ड बैंक की अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो 6.3% किया है वर्ल्ड बैंक। ओम बिरला के द्वारा नवा इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का कौन से शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया और इसको लीड भी किया जा रहा है और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है, मतलब 21 अगस्त से। 2 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस है जो कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन से एसोसिएटेड है। तो आज इसका शुरुआत हो रही है और ये कल 22 अगस्त को इसका समापन होगा। ये राजस्थान के अंदर उदयपुर में आयोजित करी जा रही है। कहाँ पर? उदयपुर। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो ओम बिरला की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? पहले ऐसे भारतीय रेसलर ये कौन है जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड टाइटल्स में बैक टू बैक जीत हासिल करी है? तो ये है अमित पंघल। इनसे रिलेटेड मैंने आपसे एक पोल भी पूछा था कल टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से याद आया, काफी स्टूडेंट्स ऑफिशियल टेलीग्राम तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि जब आप टेलीग्राम में सर्च करते हो तो बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं मेरे नाम से। तो आपको ध्यान रखना है, मेरे जो वीडियोस आते हैं यूट्यूब पर, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, तो आप वहीं से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहां पर ऑफिशियल चैनल का लिंक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इस बार अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 3 गोल्ड भारतीय लाए हैं। ये 3 गोल्ड कौन कौन लेकर आए हैं? एक तो हो गए अमित पंघल, हो गई, ठीक है। दूसरी है प्रिया मलिक। कौन है? प्रिया मलिक। ये 76 kg वेट कैटेगरी में लाई हैं। और तीसरे हैं मोहित कुमार, ठीक है, जिनके बारे में मैं 3 दिन पहले ही बता चुका हूँ। मोहित कुमार 61 kg वेट कैटेगरी में लाए। ठीक है, ये 3 गोल्ड आए हैं। इसके अलावा एक सिल्वर आया है भारत में और 3 ब्रोंज आए हैं। तो टोटल अगर बात करी जाए तो 7 मेडल आए हैं। यह कौन सी कंपनी है जिसने भारत का पहला कैरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट अभी हाल ही में लॉन्च किया है? यह कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस। और यह कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, 2017 में ही स्थापित करी गई थी। इस कंपनी के फाउंडर है श्रीनाथ रविचंद्रन। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। इस पर्टिकुलर रॉकेट की खास बात यह है कि यह कैरोसिन ऑक्सीजन बेस्ड है, मतलब एक तरीके से तरल ईंधन पर चलता है, लेकिन कैरोसिन बेस्ड है, ये कैरोसिन से चल रहा है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कौन से दिन मनाया जाता है हर वर्ष? 19 अगस्त को। परसों के दिन यह दिवस मनाया गया। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में कैनाल होटल के अंदर 2 ह्यूमैनिटेरियन वर्कर को मार दिया गया था। तो उनकी याद में ही 2008 में फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। तब से हर साल 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स का मतलब यह है कि जो एज अ वॉलेंटियर मानवता के लिए कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और उनसे कोई पैसा वगैरह भी नहीं लेते हैं, मानव समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन पूरा योगदान में दे देते हैं, उन्हें ह्यूमैनिटेरियन वर्कर कहा जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस भी 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। इसकी थीम जरूर ध्यान रखिएगा, 2023 की थीम रही इस बार लैंडस्केप। क्या रही? लैंड स्पेस। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा कोसीना माने योजना की अभी शुरुआत करी गई है? तो यह है कर्नाटक में सिद्धार्थ मैया की सरकार। सिद्धार्थ मैया अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए थे कर्नाटक के। लोगों ने इन्हें चुना है तभी ऑब्वियसली ये बने हैं, वहां पर सरकार में आए अभी। और इन्होंने सक्सीड किया था किसे? बिसाव राज बोमई को, जो कि बीजेपी सरकार थी। फिलहाल इस स्कीम की अगर बात करें तो कोसीना माने योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत 4000 ग्राम पंचायत को फायदा मिलेगा। अब यह कौन कौन सी ग्राम पंचायत होगी समझ लीजिए। देखिए, फायदा ऐसे मिलेगा, ऐसी महिला वर्कर्स जो कि मनरेगा के अंतर्गत कार्य करती हैं। अब ऐसी महिलाओं के जो बच्चे हैं, ठीक है, घर पे मान लीजिए उनका कोई बेबी है, तो उसकी देखभाल करने के लिए कोसीना माने योजना शुरू करी गई है, क्योंकि जब उसकी माता काम करने जाएंगी बाहर तो उसके बच्चे को कौन पालेगा, तो इसलिए ये योजना चलाई गई है। और गवर्नर हैं कर्नाटक में थावर चंद गहलोत। ये कौन है जिनके द्वारा भारत का पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो इंडिया मेड टेक एक्सपो 2023 के नाम से लॉन्च किया गया है? तो इसको डॉक्टर मनसुख मांडवी ने लॉन्च किया है। और कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिएगा, गुजरात से ही इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेडिकल इक्विपमेंट से ज्यादा भारत में बनाना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे भारत भर में
मेडिकल डिवाइसेस इकोसिस्टम के लिए नंबर वन या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नंबर वन स्टेट कौन सा है? तो आंसर है गुजरात। गुजरात। पूरे भारत का करीब करीब 32 से 33% फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री गुजरात के अंदर है। ये कौन है जिनको हेल्दियर यू कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है स्काई। स्काई मतलब सूर्य कुमार यादव। तो हेल्दियर यू जो है, ये एक तरीके से हेल्थ के लिए अवेयर करने वाली एक कंपनी है। और ओमेगा सफिशिएंट नेशन इनका एक है, ठीक है। मतलब ये ओमेगा 3 की वैल्यू बताते हैं और बताते हैं कि आपकी डाइट में ओमेगा 3 होना कितना ज़रूरी है। तो जिसके लिए उससे होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए जागरूक भी करते हैं। तो सूर्य कुमार यादव इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अच्छा, एक चीज और, इस साल आईसीसी विश्व कप होने जा रहा है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 होने जा रहा है। पिछली बार 2019 में हुआ था। तो ये कब से होने जा रहा है? ये होगा 5 अक्टूबर से शुरू है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले से ही सोच के बैठ जाएं कि आपको सारे मैचेस देखना है। इंडिया के भले ही देख लीजिएगा, क्योंकि आपके उधर एग्जाम्स लगे हुए हैं। और अब तो आपने देख लिया, मेंस की डेट भी आ गई है, 27, 28, 29 अक्टूबर में। तो आप उस टाइम पर आईसीसी वर्ल्ड कप के चक्कर में मत पड़िएगा। फिलहाल ध्यान आप ये रखना, आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है इस बार। भारत सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो कि रियल टाइम फ्लड इंफॉर्मेशन देगा। अगर कहीं पर भी बाढ़ वगैरह आ रही है तो टाइम टू टाइम आपको बताता रहेगा कि क्या कंडीशन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्लड अलर्ट्स। माफी चाहता हूँ, फ्लड वॉच इसका नाम है, ठीक है। तो इसकी खास बात यह है कि ये हर 24 घंटे में अपडेट आपको करता रहेगा। लाइव ट्रैक, जिसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ये कौन है जो कि पहली बार ट्राइलेटरल समिट जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में होने जा रहा है, उसको लीड करेंगे? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति जे बिडेन है जो कि इस बार इसे लीड करने जा रहे हैं। अब देखिए, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका, ये तीनों मिलकर एक तरीके की हॉटलाइन भी स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें कि ये तीनों देश जब चाहे तब किसी भी मुद्दे पर एट रैंडम बात कर सकें। इसके अलावा जो मेन पॉइंट होंगे, डिफेंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को लेकर, ये सारे मेन कंसर्न होंगे इस ट्राइलेटरल समिट के। साउथ इंडियन बैंक में नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है पीआर शेषाद्री। अब से ये होंगे साउथ इंडियन बैंक के नए सीईओ। अगले 3 वर्षों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। 2026 तक ये का पदभार संभालेंगे। और इन्होंने सक्सीड किया है मुरली रामकृष्ण को। साउथ इंडियन बैंक काफी पुराना बैंक है। इसकी स्थापना 1929 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसूर। थ्रिसूर कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टीरियल मीटिंग का चौथा संस्करण भारत के कौन से शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इस बार इसका चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है जयपुर में, राजस्थान के अंदर। और ये कब से कब तक हो रहा है? तो 24 अगस्त को इसकी शुरुआत होगी और 25 अगस्त को इसका समापन होगा। जो पहली 3 मीटिंग है वो कहाँ कहाँ पर हुई? जो पहली मीटिंग थी, ये मुंबई में हुई थी, G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की। दूसरी मीटिंग बैंगलोर में हुई। और तीसरी मीटिंग जो है, ये केवादिया में हुई। केवादिया कहाँ है? गुजरात में है। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। और इस साल तो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अगले साल 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील इसको होस्ट करने जा रहा है। भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है, इसका उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? तो ये पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में भी हाल ही में खोला गया है। देखिए, 3D प्रिंटेड अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो इमारत का निर्माण है, ये लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, रोबोट्स के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो जो ये बिल्डिंग आम तौर पर 8 से 9 महीने में बनकर तैयार होती, मात्र 45 दिन में इसको बनाकर तैयार कर दिया गया है 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से। तो भारत में पहली बार कोई पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। और इसमें जो कॉस्ट आई है, वो 26 लाख रुपए कॉस्ट आई है, जो कि एक्चुअल लागत से 40% कम है। और इसका जो परिसर है, ये 1021 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं 2023 का फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविक ने किसको हरा कर जीता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, कैस्पर रूड, कार्लोस अल्करास। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि अब एसएससी में डायरेक्ट नहीं, थोड़े बहुत ऐसे भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछते हैं। बाकी एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे 7/2024 के लिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो 2024 के हर एक एग्जाम के लिए फ्रेश बैच बिल्कुल स्टार्टेड है, जिसमें एंशंट हिस्ट्री खत्म हो रही है और अब मिडिवल स्टार्ट होने जा रही है। तो जोर शोर से बैच बिल्कुल शुरू है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे। डिस्काउंट के लिए आप कोड वरुण 10 को अप्लाई कर सकते हो। अगर उसके बाद भी कोई आपको डिस्काउंट चाहिए, कोई एक्स्ट्रा आपकी रिक्वेस्ट है कुछ भी, तो आप टीम को कोऑर्डिनेट कर सकते हो, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अगर आप फाउंडेशन का रिकॉर्डेड पूरा बैच चाहते हो, मतलब आप चाहते हो आपको वेट ना करना पड़े लाइव क्लासेस का, तुरंत एक ही बार में आप सारी क्लासेस कर लेना चाहते हो, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। इसमें आपको सारा कुछ रिकॉर्डेड ही मिल जाएगा। सेम ही है, बस ये जो 2024 वाला है, ये थोड़ा सा एडवांस होने वाला है। बाकी सब नॉर्मल, इसमें भी सारी चीजें अच्छी हैं और सेम है। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सभी के रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल हैं। अगले महीने एमटीएस का एग्जाम है, आप इसके भी रिकॉर्डेड बैचेस अवेल कर सकते हैं एमटीएस के लिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आज से मैं एमटीएस के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये जो सीरीज है ये एमसीक्यू बेस्ड सीरीज होगी, लास्ट टाइम में आपको पॉलिश करने के लिए। तो यूट्यूब पर जुड़ना मत भूलिएगा।